ट्राई नेशन सीरीज पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार चुका है। इस मैच के हारने के बाद चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से स्क्वाड में कुछ चेंजेस होने जा रही हैं। ये कौन सी चेंजेस हो सकती हैं, ये तफसीला डिस्कस करेंगे और कौन सी खबरें आ रही हैं अंदर की, वो तमाम बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था चैंपियन ट्रॉफी के लिए और ट्राई नेशन के लिए, तब तमाम क्रिकेट एनालिस्ट, मैंने भी खुद वीडियो बनाई थी, वसीम अकरम ने भी कहा था, बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट जो हैं उन्होंने कहा था, एक्स क्रिकेटर ने कहा था कि एक स्पिनर के साथ कैसे आप जा सकते हैं इब्रार अहमद के साथ, जहां पर बड़ी बड़ी टीमें जो हैं 2-2, 3-3 स्पिनर ऐड कर रही हैं। इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें, तो पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ कैसे कंसीडर कर सकता है टीम को। तो ये सवाल उठाए गए थे मीडिया पर। आपने देखा कि इब्रार अहमद एक ही स्पिनर हैं और उन्होंने कदरे काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है मैच में, लेकिन जो न्यूजीलैंड के स्पिनर है वो अच्छी खासी, इब्रार अहमद से भी उन्होंने अच्छी फॉर्म में बॉलिंग की है। अब देखना यह है कि लाहौर जैसी पिच पर जहां पर लग रहा था कि स्पिन होगी नहीं, स्पिन को फेवर नहीं मिलेगी, तो आपने देखा कि थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद जब खुशदिल शाह ने बॉलिंग कर ली थी, उसके बाद इब्रार अहमद को भी अच्छी फेवर मिली, लेकिन उन्होंने भी बॉलिंग तकरीबन कंप्लीट कर ली थी। तो सलमान अली आगा बॉलिंग पर आए 35 ओवर के बाद, 35 और 40 ओवर के दरमियान जब बॉलिंग कर रहे थे तो सलमान अली आगा की बॉल इतनी स्पिन हो रही थी, इतनी बाउंस हो रही थी और बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को खेलने में। तो इस चीज को देखते हुए कमेंटेटर ने भी कहा कि देखें पिच किस तरह बिहेव करना, किस तरह पिच जो है अपना बिहेव चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक स्पिनर के साथ आप कैसे टीम को कंसीडर कर सकते हैं इब्रार अहमद को, जब देखें कजाफी स्टेडियम जैसी पिच जो है वो यूज होने के बाद जो है उसकी रिएक्शन बिल्कुल बदल गया। कराची में स्पिन होगा और कराची में ट्राई नेशन सीरीज के बाद जब चैंपियन ट्रॉफी होगी, पिच यूज हो चुकी होगी, फरवरी का एंड होगा, मार्च का स्टार्ट, तो पिच ड्राई होगी, कराची पर भी फेवर मिलेगी स्पिन को। और यूएई में भी पाकिस्तान का मैच है इंडिया के साथ, वहां पर ILT T20 खत्म हुई है, पिच यूज है, बांग्लादेश और इंडिया का मैच होगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, तो उसमें भी यूज पिच होगी, ड्राई पिच होगी। वहां पर पहले भी स्पिन को फेवर मिलती है तो स्पिन को फेवर और मिलेगी। और जहां पर 2-3 स्पिनर आपके इकट्ठे होकर 3-4 विकेटें मिडिल ऑर्डर की किसी भी टीम की गिरा दे, वहां पर मैच का पासा पलट जाता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को अपनाया नहीं गया मैनेजमेंट की तरफ पे, पहले पेज पर रखी नहीं गई ये स्ट्रेटजी और एक स्पिनर को ऐड किया गया इब्रार अहमद को, और इब्रार अहमद भी स्ट्रगल करते नजर आए। विकेटें तो उन्होंने ली लेकिन न्यूजीलैंड ने अच्छे खासे स्कोर किए। तो वहां पर जहां पर पाकिस्तान ने एक स्पिन के साथ गए हैं, दुनिया की बाकी टीमें जो हैं वो 2-2, 3-3 स्पिनर के साथ गई हैं। अब सुफियान मकीम के बारे में खबरें हैं कि सुफियान मकीम को कराची कैंप के लिए बुला लिया गया है। जो नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में होगा, वहां पर बुला लिया गया है, जिससे यह जाहिर होता है कि ट्राई नेशन सीरीज में सुफियान मकीम को कंसीडर किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड जो है वो एक अलग बात है, हो सकता है उसमें ले या ना ले, लेकिन सुफियान मकीम को अब कराची कैंप के लिए बुला गया है, जो कि इंडिकेट करता है कि आगे सुफियान मकीम आपको एक्शन में नजर आ सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि आपने फौरन जो है रिएक्ट किया है, जैसे कजाफी स्टेडियम में आपने देखा कि स्पिन को किस तरह फेवर मिली है, आपने फौरन जो है सुफियान मकीम को कैंप के लिए बुला लिया है। तो अब ये चेंज होती हुई नजर आती है। एक्स क्रिकेटर ने भी कहा था कि एक स्पिनर के साथ आप नहीं जा सकते, तो इसी तरह हमने देखा कि जब फरवरी के एंड पे, मार्च के स्टार्ट में कजाफी स्टेडियम कराची में मैचेस होंगे तो यहां पर ड्राई कंडीशन होंगी, पिचेस ड्राई हो चुकी होंगी, यूज हो चुकी होंगी और स्पिन को फेवर मिलेगा ही। तो अब सुफियान मकीम के लिए बेस्ट विशेष है, वो ट्राई नेशन सीरीज में नजर आ सकते हैं। दूसरी बात जो थी वो है 4 बॉलर के साथ आपने जाना। जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका सीरीज हुई, आपने सीरीज जीती, लेकिन वहां पर कंडीशंस और थी, वहां पर कंडीशन थी कि आपने 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी आउट कर लिया 40 ओवर में। लेकिन यहां पर एशियन कंडीशन में, पाकिस्तानी कंडीशन में 350 स्कोर बनेगा और 50 ओवर जो है बैट्समैन खेलेंगे, ये 100% श्योर है। लेकिन 40 ओवर में कोई टीम नजर नहीं आएगी आउट होती हुई। पाकिस्तान की टीम हो सकती है और कोई टीम जो है वो फ्लॉप होती हुई नजर नहीं आएगी ऐसी पिचेस पर। जैसे न्यूजीलैंड ने रात आपने देखा 330 स्कोर किए। तो इस स्ट्रेटजी को आप यहां पर आजमा नहीं सकते कि आप 4 बॉलर के साथ जाएं, 3 पेसर और 1 स्पिनर के साथ। 5वां बॉलर आप खुशदिल शाह को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? वो बैट्समैन ऑलराउंडर है, यहां पर हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था।
ऐसा ऐसा ऑलराउंडर जो बॉलिंग के 10 के ओवर करे और बैटिंग में कुछ ना कुछ हमें दे, 20 30 25 स्कोर दे दे, लेकिन बॉलिंग में 10 ओवर अच्छी तरह करे, अच्छी तरह डिलीवर करे और इनिंग्स में जहां भी जरूरत पड़े उनको एडजस्ट किया जा सके, उनसे बॉलिंग करवाई जा सके 2-2 3-3 ओवर करके। लेकिन आपने खुशदिल शाह को कंसीडर किया एज ए 5वें जो बॉलर है, तो आपने देखा कि खुशदिल शाह को मिली। तो इस चीज को देखते हुए कि 5वां बॉलर होना लाजमी था, चाहे वसीम जूनियर होता, अब्बास अफरीदी होता, जहांदाद खान, इनमें से होते जो कि बैटिंग में भी आपको कुछ फेवर देते और बॉलिंग में भी आपको 10 ओवर अच्छी तरह डिलीवर करते। तो इस चीज को देखते हुए अब देखना यह है कि 5वां बॉलर कौन सा ऐड किया जा सकता है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। 4 बॉलर के साथ आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल है, क्योंकि देखिए हारिस रऊफ 35वें ओवर में जाके वो अनफिट हुए हैं। अगर हारिस रऊफ 5-7 ओवर के बाद अनफिट हो जाते आपने अपने पहले दूसरे ओवर में, तो फिर आपने 10 ओवर किससे करवाने थे? फिर आपने 10 ओवर किससे करवाने थे? फिर जहां पे 330 स्कोर बनाए वहां पर 350-400 स्कोर भी बढ़ सकता, 380 तक भी स्कोर जा सकता था। और अगर हमारे पास हारिस रऊफ होते तो डेथ ओवर करते तो स्कोर 300 से नीचे आ जाता। तो हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो डेथ ओवर कर सके, जो इनिंग्स में हमें ब्रेक थ्रू दिलवा सके। जो राणा फहीम अशरफ है वो भी इस कैलिबर का बॉलर नहीं है कि डेथ ओवर कर सके। खुशदिल शाह भी इस कैलिबर का बॉलर नहीं है कि वो डेथ ओवर कर सके, वो तो पार्ट टाइम बॉलर है, वो तो बैट्समैन ऑलराउंडर है। हमें बॉलिंग ऑलराउंडर यहाँ पे लाना चाहिए था, जहांदाद खान, अब्बास अफरीदी, उसके बाद हमारे पास आमिर जमाल भी थे, तो इनमें से किसी को सिलेक्ट करते। अब देखना चाहिए कि 5वां बॉलर कौन सा ऐड होता है, ये स्ट्रेटजी फेल होती हुई नजर आती है। तीसरी बात जो कर ले वो बैटिंग कॉम्बिनेशन है। बैटिंग कॉम्बिनेशन देखा हमने, फखर जमान क्रीज पर रहे और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते रहे, कोई उन्होंने चांस नहीं दिया। हालांकि सेनेटर जो इनका टॉप का बॉलर है, स्पिनर, वो लगा हुआ था, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है। लेकिन हमने देखा जब फखर जमान से आउट होते हैं तो नीचे तमाम बैट्समैन जो हैं वो राइट हैंडेड हैं, तो राइट हैंडेड लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलना मुश्किल होता है। जैसे बाबर आजम ने विकेट दी, विकेट थ्रो की बाबर आजम ने गलती करके। अब यहां पर साउथ स्टील का आता जो है नंबर नजर आता है। देखे कामरान गुलाम जो है वो तीसरे नंबर पर खेले और मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं और उन्होंने बहुत गलत शॉट खेलकर विकेट जो है वो थ्रो की। तो कामरान गुलाम की जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि साउथ स्टील को कंसीडर करना चाहिए, ताकि स्पिन बॉलर जो है, लेफ्ट आर्म स्पिनर खासतौर पे, उनको टैकल करना ईजी हो। क्योंकि जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन होते हैं, जैसे फखर जमान ने रात परफॉर्म किया, कोई भी उनका बॉलर आ रहा था, स्पिनर हो, फास्ट हो, फखर जमान ने चांस ही नहीं दिया और बहुत अच्छी बैटिंग की, खासतौर पे स्पिनर को बहुत अच्छा खेला। तो लेफ्ट आर्म के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलना इजी होता है, इसलिए साउथ स्टील को नंबर 3 पे या नंबर 4 पे आ जाना चाहिए। नंबर 3 पे मोहम्मद रिजवान आ जाए, उसके बाद खुशदिल शाह 7वें नंबर पे आ जाएंगे, तो ये लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए बन सकता है और ये स्ट्रेटजी अच्छी हो सकती है। कामरान गुलाम भी जहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।